यूपी टीजीटी फिजिक्स मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन डे नंबर 21। प्रिपरेशन डे नंबर 21। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है, ठीक है। तो घर्षण जनरली दो पिंड एक दूसरे को स्पर्श किए जाते हैं तो उनके स्पर्श बिंदु पर एक बल आरोपित होता है। मान लो टू पार्टिकल्स हैं, ये दो पिंड हैं, जब एक दूसरे को स्पर्श किए जा करते हैं यानी कि एक साथ रखते हैं तो ये होगा इसका स्पर्श बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर एक बल उत्पन्न होता है यानी कि जहाँ स्पर्श पॉइंट होगा वहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड होगा, कुछ ना कुछ फोर्स आरोपित होता है। यह एक दूसरे को फिसलने से रोकता है यानी कि जो फोर्स जो होता है, ये जो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स एक दूसरे पार्टिकल्स को या एक दूसरे कण को, एक कण ये है दूसरा कण ये है, तो इन दोनों को फिसलने से रोकता है, ठीक है। यानी कि जो स्पर्श बिंदु पर लगने वाला एक बल इन दोनों पिंडों को फिसलने से रोकता है, इसे घर्षण कहते हैं और इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कि स्पर्श पॉइंट पर जो बल आरोपित होगा यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो भी बल आरोपित होता है उसको घर्षण बल कहते हैं। यह अवस्था घर्षण कहलाती है, ठीक है। घर्षण कौन सी अवस्था है? जब जो पिंड एक दूसरे के स्पर्श में रखे जाएं या कॉन्टैक्ट में लिए जाते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर यानी कि स्पर्श बिंदु पर कोई ना कोई बल आरोपित होता है और वह इन दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से फिसलने से रोकता है। इस अवस्था को घर्षण कहते हैं तथा इस बल को यानी जो बल आरोपित हो रहा है पिंडों के बीच उस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल डिनोट किया है मान लिया F से, तो घर्षण बल F आरोपित होने वाला बल F बराबर होता है म्यू आर, F बराबर म्यू आर, ठीक है। अब जो कोई पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये पार्टिकल्स है हमारा और किसी तल पे रखा हुआ है, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, इसकी जो रिएक्शन होगी R, इसको कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया R। ये पार्टिकल्स का इस पर लगने वाला बल अगर F है तो घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, वो होता है म्यू आर, यानी कि F इक्वल टू होता है म्यू आर, यानी कि किसी पिंड पर आरोपित होने वाला बल घर्षण बल के बराबर होता है। सीमांत संतुलन की अवस्था में पार्टिकल अगर स्टेबल अवस्था में है या संतुलन की अवस्था में है तो पार्टिकल पर लगने वाला बल घर्षण बल के बराबर होता है। ये घर्षण बल है, यह आरोपित बल है। अगर दोनों बल बराबर हैं तो पार्टिकल संतुलन की अवस्था में रहेगा यानी कि गति नहीं कर रहा, इन इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, ठीक है। जहाँ पर म्यू होता है घर्षण गुणांक, ठीक है। घर्षण गुणांक जो किसी तल में हो सकता है, जैसे ये फर्श है और पार्टिकल के बीच में जो तल है उसके बीच घर्षण गुणांक म्यू, यानी घर्षण गुणांक म्यू का मान हमेशा लगभग ये भी लाई करता है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। जैसे प्रत्यानयन गुणांक होता है सेम वैसे ही घर्षण गुणांक भी होता है। जो रूढ़ घर्षण पार्टिकल्स होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा जिनमें घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे म्यू का मान 0 रखा जाता है और जनरली म्यू बराबर 1 बहुत चिकने पार्टिकल्स के लिए, बहुत चिकने तल के लिए म्यू का मान 1 होता है, ठीक है। तो म्यू का मान 1 कहीं पूर्ण अवस्था होती ही नहीं है जनरली, जो भी जैसे आदर्श गैस समीकरण की बात की है, आदर्श प्रत्यास्थ पिंडों के लिए थे, प्रत्यास्थ पिंड थे। पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड अब वास्तव में कुछ नहीं होते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड इलास्टिक बॉडी में ई का मान वहाँ पे 1 होता है, प्रत्यानयन गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक का मान ई का मान 1 हुआ करता है। ऐसे ही जो म्यू बराबर 1 होगा तो वहाँ पे पूर्ण रूप से घर्षण रहित होगा और म्यू बराबर 0 पर उस अवस्था में घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। ये थी घर्षण की अभिलंब प्रतिक्रिया F बराबर म्यू आर, ठीक है। जो रिएक्शन काम करता है वो जिस F बराबर होगा म्यू आर। यहाँ पे म्यू घर्षण गुणांक है, म्यू की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है। तो जनरली जो क्वांटिटीज़ हैं म्यू का मान भी डिपेंडिंग करता है
घर्षण के तल पर निर्भर करता है, कैसा तल है, रुक्ष तल है कि कम चिकना है कि ज़्यादा चिकना है, तो तल पर डिपेंड किया करता है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो घर्षण बल कभी कभी होता है कि टेढ़ा अवस्था में घर्षण बल लग रहा है, ये तो सीधा पार्टिकल था, रुक्ष था, अगर कुछ एक साइड में खींचा गया है तो उस अवस्था में घर्षण कोण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम घर्षण कोण। घर्षण कोण को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो म्यू इक्वल टू होता है 10 लैम्डा, यानी कि घर्षण गुणांक म्यू बराबर 10 लैम्डा, यानी घर्षण गुणांक म्यू घर्षण कोण के टेंसेंट के इक्वल होता है। जनरली इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी। देखिएगा, सीमांत घर्षण इस अवस्था में कोई पार्टिकल्स है, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया ये सीमांत घर्षण, यहाँ पे म्यू आर काम कर रहा था, और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अगर इनका रिजल्टेंट है ये आर डैश का परिणामी जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया से परिणामी जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण लैम्डा कहते हैं। इनकी म्यू इक्वल टू होता है 10 लैम्डा। सीमांत संतुलन की अवस्था में, ठीक है, जब पार्टिकल संतुलन की अवस्था में होता है, सीमांत संतुलन की अवस्था में अल्फा इक्वल टू लैम्डा होता है। ठीक है, मान लीजिए अल्फा कोण पे झुका है और अभिलंब प्रतिक्रिया से ये परिणामी लैम्डा कोण बढ़ा रहा है, तो म्यू बराबर 10 लैम्डा था। तो जब संतुलन की अवस्था में होगा तो उस अवस्था में अल्फा बराबर लैम्डा होता है। जब पार्टिकल सीमांत संतुलन की अवस्था में है तो उस अवस्था में अल्फा का मान लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। कभी कभी छोटा छोटा पॉइंट पूछ लिया जाता है। सीमांत संतुलन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? सीमांत संतुलन की अवस्था में अल्फा बराबर क्या होता है? लैम्डा होता है। म्यू बराबर 10 लैम्डा। तो ये भी फॉर्मूला से डिपेंडिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू के बारे में बता ही चुके हैं। म्यू बराबर एफ अपॉन आर होता है, यानी एफ बराबर म्यू आर, देन म्यू इक्वल टू होगा एफ अपॉन आर, जहाँ पे म्यू होता है घर्षण गुणांक। ठीक है, एफ घर्षण बल होता है। घर्षण कोण के बारे में भी लैंग्वेज हो चुकी है। घर्षण कोण ये यानी कि कोई पार्टिकल्स की अभिलंब प्रतिक्रिया आर और घर्षण बल म्यू आर। मान लीजिए पार्टिकल था, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया ये, इनके जो परिणामी है, अगर ये परिणामी है जो कोण बना रहा है, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया परिणामी से जो कोण बनाती है उसको घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण होगा लैम्डा। ठीक है, सीमांत संतुलन की अवस्था में अल्फा लैम्डा के बराबर होता है, जबकि अल्फा कौन सा कोण होगा? इस वाले कोण को अल्फा कहते हैं, यानी कि ये झुकाव की अवस्था में बना हुआ कोण है, यानी कि क्षैतिज तल से बना हुआ कोण है। हाँ, अब छोटा सा पॉइंट बनता है कि चरम घर्षण या सीमांत संतुलन क्या होता है? चरम घर्षण वह महत्तम घर्षण बल जो एक पिंड दूसरे पर लगाता है उसको चरम घर्षण कहते हैं। चरम घर्षण क्या होता है? जब वह घर्षण बल जो एक पिंड दूसरे पिंड पर लगाता है उसे चरम घर्षण कहा जाता है। वह घर्षण बल, वह महत्तम घर्षण बल जो एक पिंड दूसरे पर लगाता है चरम घर्षण कहलाता है। चरम घर्षण वह महत्तम घर्षण बल जो एक पिंड दूसरे पिंड पर आरोपित करता है, एक पिंड दूसरे पिंड पर लगाता है, चरम घर्षण कहलाता है। ठीक है, वह महत्तम घर्षण बल जो एक पिंड किसी दूसरे पिंड पर आरोपित करता है या दूसरे पिंड पर लगाता है उस घर्षण बल को चरम घर्षण कहा जाता है।
ठीक है। जैसे कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं कभी कभी, जैसे दिया है r=6 है, म्यू r= दिया है 6√3। घर्षण कोण पूछा है, लैम्डा होता है घर्षण कोण, जिसकी वैल्यूज फाइंडिंग करना है। तो r=6 दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू इंटू 6=6√3, 6 से 6 कैंसिल हुआ, म्यू हुआ √3। फॉर्मूला होता है म्यू tan लैम्डा, ठीक है। घर्षण कोण लैम्डा फाइंडिंग करना है, म्यू √3 दिया है, tan लैम्डा, यह होगा tan 60 tan लैम्डा, देन लैम्डा आ गया 60 अंश, ठीक है। तो घर्षण कोण लैम्डा होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताती है कि घर्षण की दिशा किधर की ओर काम करती है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स, मान लीजिएगा ये पार्टिकल्स है कोई, ठीक है, आपने बल इधर की ओर लगाया, ये है आरोपित बल, ठीक है, F। तो घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में काम करता है, ठीक। आरोपित बल इधर की ओर लगेगा तो घर्षण बल इधर की ओर काम करेगा, यानी कि घर्षण बल की दिशा आरोपित होने वाली बल के विपरीत होती है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स ये है, इसको आप खींच के ले जा रहे हैं इधर की ओर, इस तरह से ले जा रहे हैं, F इस बल से खींच के ले जा रहे हैं, तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, घर्षण बल रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। जब आप बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं, तो वो रोक रहा है, तब भी रोक रहा है, यानी कि विरोध करने वाला जो बल होता है किसी पार्टिकल पर, विरोध की अवस्था उत्पन्न करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। आपने इस पार्टिकल को इधर की ओर धकेलना प्रयास किया, तो इधर से, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो बल आरोपित हुआ वो है घर्षण बल होगा। अगर इधर की ओर खींच के ले जा रहे हैं तो इसकी विपरीत दिशा में जो बल आरोपित होगा, यानी कि जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है या गति को होने का प्रयास होने नहीं देना चाहता है, तो उस बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। घर्षण बल का काफ़ी यूज है, उसी से कुछ चीज़ें पार्टिकल संतुलन की अवस्था में बने रहते हैं। जैसे कि साइकिल चलती है तो घर्षण बल, टायर के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल के कारण पृथ्वी से या सड़क से टायर आसानी से चिपके रहते हैं या जुड़े रहते हैं, आपस में संतुलन बनाए रहते हैं। अगर घर्षण की अवस्था, यानी घर्षण बहुत कम हो जाता है, तो उस अवस्था में, यानी कि बहुत ज़्यादा तल चिकना हो जाए तो क्या होगा, फिसल जाते हैं, यानी कि फिसलने की जो अवस्था होती है वहाँ पे घर्षण बल का मान बहुत कम हो जाता है। तब कोई पार्टिकल्स या कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल या आप स्वयं व्यक्ति चलते उलते फिसल जाता है। फिसलने की अवस्था में घर्षण बल का मान कम हो जाता है, उस अवस्था में घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो घर्षण बल का सामान्य जीवन में काफ़ी उपयोग है, ताकि चलने में अवस्था में कोई चीज़ें चल रही हैं, जो भी चलने वाली चीज़ें हैं या एक दूसरे के टच होकर खिसकाई जाती हैं कुछ है, तो जहाँ पे कम फिसलना होता है या ज़रूरत होती है कि यह चीज़ ना फिसले, तो वहाँ पे घर्षण को आरोपित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सड़कें बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अगर चिकनी नहीं बनाई जाती, जब सड़कें बहुत ज़्यादा अगर चिकनी बनाई जाएंगी तो घर्षण बल कम हो जाएगा और वहाँ पे फिसलने की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, ज़्यादा फिसलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा रखा जाता है कि इसमें कि आसानी से फिसल ना जाए, ठीक है। ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स। अब आगे इस पर और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 30 अंश के कोण पर झुके रुक्ष समतल, ये है 30 अंश के कोण पर झुका कोई नत समतल 100 किग्रा का एक पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में है, यानी कि 100 kg का एक पिंड है, 100 kg का पिंड सीमांत संतुलन में है। सीमांत संतुलन की अवस्था मतलब रुका हुआ है। सीमांत संतुलन में तभी रह सकता है यानी कि वो आपस में रुका हुआ है। जब ये रुक रहा है तो इसका मतलब घर्षण बल इसको रोक रहा होगा, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया R होगी और ये एंगल 30 है, तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा होगा
100g cos 30 और नीचे की ओर काम कर रहा होगा 100g sin 30। ठीक है, सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों बल एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रखे होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये इस बल को सेटिस्फाई की होगी, यानी R इक्वल टू 100g cos 30। ये kg का वेट है, g लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे kg भार लगा देंगे। तो रिएक्शन R इक्वल होगा 100g cos 30 होगा √3/2, यानी कि 50 √3g। तो रिएक्शन बल या प्रतिक्रिया बल की अगर बात करें कि इतने kg भार होगा। ठीक है, किलोग्राम भार। अब बात आता है कि म्यू आर निकाल लिया जाए। अगर म्यू पूछ लिया क्वेश्चन में म्यू कितना होगा तो म्यू आसानी से निकाल सकते हैं। म्यू आर इक्वल टू होगा 100g sin 30। तो म्यू एंड आर की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 100, इतने जी था, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, sin 30 1/2, जी से जी कैंसिल हुआ, तो म्यू इंटू 50 √3 इक्वल टू 100/2 यानी कि 50। तो म्यू इंटू 50 √3 इक्वल टू 50 कैंसिल किए, म्यू इक्वल टू 1/√3, म्यू इक्वल टू होता है 10 लैम्डा, यानी कि 1/√3 इक्वल टू 10 लैम्डा, और ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 लैम्डा। अगर घर्षण कोण पूछें तो लैम्डा इक्वल टू 30 सीमांत संतुलन की अवस्था में अल्फा लैम्डा के बराबर होता है, यानी कि ये अल्फा था और घर्षण कोण यहाँ पे लैम्डा बन रहा होगा। ठीक है, तो उस अवस्था में सीमांत संतुलन की अवस्था में अगर सीमांत संतुलन में ना होता तो ये एंगल इसके बराबर ना होता। ठीक है, तो सीमांत संतुलन की अवस्था में अल्फा का मान लैम्डा के बराबर होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 20 kg भार का पिंड रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा है, रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा है। ठीक है, कम से कम कितने क्षैतिज बल लगाने से पिंड गतिमान होगा। पिंड गतिमान होगा, जबकि घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू 1/4 है। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू 1/4 है। यदि बल क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है तो न्यूनतम बल ज्ञात करना हो। पहले तो इस पे निकाल देते हैं क्षैतिज में। 20 kg भार का पिंड रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा है। रुक्ष क्षैतिज समतल, ये मान लिया कोई समतल है। ठीक है, इस पे कोई पार्टिकल्स रखा हुआ है, ये है 20 kg भार। 20 kg भार का पिंड रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा है। अब इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया R यहाँ पे होगी। कम से कम कितना क्षैतिज बल लगा जाए कि पिंड गतिमान हो जाए। तो आरोपित होने वाला जो बल है ये इधर की ओर घर्षण बल काम कर रहा होगा। ठीक है, जब आरोपित होने वाला बल घर्षण बल से ज़्यादा हो, ठीक है, या बराबर की अवस्था में पार्टिकल चलना प्रारंभ कर सकता है या उसको हिल सकता है, वो कंडीशन आ जाएगी। यानी कि जो पार्टिकल्स है जो क्षैतिज बल लगे वो उस बल के बराबर कम से कम होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि आरोपित बल घर्षण बल के बराबर हो जाए तो ये इसको हिला सकता है या गति प्रदान कर सकता है।
ठीक है। परंतु अगर घर्षण बल ज़्यादा है और आरोपित बल कम है तो पार्टिकल हिलेगा नहीं, यानी गति प्रारंभ नहीं करेगा। बराबर होने की अवस्था में हिल सकता है, गति के लिए स्टार्ट हो सकता है। और जब आरोपित बल ज़्यादा हो जाता है और घर्षण बल कम हो जाता है तो गति प्रारंभ हो जाती है, यानी कि चलना शुरू हो जाता है। परंतु जो न्यूनतम बल माना जाए, कम से कम कहा है, कम से कम कितना क्षैतिज बल लगाया जाए, तो कम से कम बल वह बल होगा आरोपित बल घर्षण बल के बराबर हो, ताकि उसको गति, न्यूनतम गति यानी गति स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। यानी आरोपित बल F = μ r, यहाँ पे गति आरंभ होना, गति प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। R = हो जाएगा mg, यानी कि t, यहाँ पे कोई एंगल वगैरह नहीं है, 20g या 20 kg भार दिया जाएगा, ठीक है। और आरोपित बल ये 20 kg भार, किलोग्राम भार को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। ये रख दिया हमने 20 kg भार और ये आ जाएगा 5 kg भार। अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इतने आ जाएगा न्यूटन F, ठीक है। तो F = 5 kg भार का कम से कम क्षैतिज बल लगाने से पिंड गतिमान हो सकता है, यानी कि उसमें गति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट अगर ये आता है कि पार्टिकल्स को पिंड चलने ही वाला है, न्यूनतम बल का मान ज्ञात करो। यदि बल क्षैतिज से थीटा कोण पे लगा है, आपके तो बल यहाँ लगा था, तो दूसरी अवस्था आ गई, यदि बल क्षैतिज से थीटा कोण पे लगा है, आपके ये लगा है और पिंड चलने ही वाला है, थीटा कोण पे बल लगा है, इसी में दूसरा कंडीशन पूछ ली, यदि बल क्षैतिज से थीटा कोण पर लगा है तो थीटा कोण पे लगा है तो थीटा का मान बताइए किस कोण पर संतुलन की अवस्था में होगा और चलना प्रारंभ कर देगा। देखिएगा इधर की ओर हम आरोपित बल लगा रहे हैं, ये हुआ आरोपित बल, तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, ये होगा घर्षण बल μr, ठीक है। रिएक्शंस R यहाँ पे और ये mg, यानी कि 20 kg भार था, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो घटक होगा कि यानी कि F cos थीटा, ये वाला बल काम करेगा, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन फोर्स है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा F sin थीटा काम करेगा। F sin थीटा होगा जो वेरीफाई करेगा न्यूनतम बल को, यानी कि न्यूनतम बल इधर की ओर लग रहा, ऊपर की ओर लग रहा, जब क्षैतिज दिशा में काम कर रहा होता है तो क्षैतिज बल काम करता है, ठीक है। अब उसने खींचा है यूं, तो इसका घटक ऊर्ध्वाधर वाला काम करेगा, यानी कि इसमें होगा आरोपित बल रिएक्शन R लगी थी तो R के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा F sin थीटा, ठीक है। F हमारा आ चुका था 5 × 9.8 × sin थीटा, आरोपित बल हो जाएगा ये, ठीक है। अब बात आती है कि μ = होता है 10 लैम्डा, तो यहाँ से हम sin लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि संतुलन की अवस्था में है तो थीटा = लैम्डा होगा। μ = 1/4 दिया है, तो यहाँ से कुछ इसको सॉल्व किया जा सकता है। μ = 1/4, यानी कि μ = 10 लैम्डा = 1/4, ठीक है। संतुलन की अवस्था में थीटा = लैम्डा, थीटा हो या अल्फा हो, संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में थीटा = लैम्डा, यानी ये हो जाएगा 5 × 9.8 × sin लैम्डा। sin लैम्डा यहाँ से चाहिए, 10 लैम्डा दिया है, 1/4√17, ठीक है। 10 लैम्डा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेन्यूस आ गया, तो यहाँ से हम sin लैम्डा निकाल सकते हैं, sin लैम्डा 1/√17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 5 × 9.8 × 1/√17, इसको सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस दिशा में आरोपित होने वाला बल
ये बल हो जाएगा।